Assalamu alaikum students. Here is lecture number 5 of 9th class biology. जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी ऑन पेज 6। तो अगर देखा जाए तो बायोलॉजी और कुरान पाक में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जो बायोलॉजिकल फील्ड्स में आज डिस्कवरीज़ हुई हैं वो कुरान पाक में बहुत पहले अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन कर दी थी। तो आज स्टार्ट करते हैं। एट मैनी प्लेसेस इन होली कुरान अल्लाह hints about the origin and characteristics of living organism. In the same verses, human beings have been instructed to expose the unknown aspect of life. After getting the hints at many places in कुरान पाक में कई जगहों पर अल्लाह ताला ने अल्लाह hints about the origin and characteristics of living organisms. अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की इब्तिदा और जानदारों के ख़वास के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ जगहों पर इशारे दिए हैं। In the same verses, human beings have been instructed to expose the unknown aspects of life. इन्हीं आयात में नसीहत की गई है कि इशारे पाने के बाद इंसान ज़िंदगी के नामालूम पहलुओं की खोज भी लगाए। Here are few examples of such guidelines. यहाँ हम इन रहनुमा उसूलों की चंद मिसालें देखते हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी कुरान की वर्सेस की शक्ल में हमारे सामने पेश की हैं। हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया है। बायोलॉजी में भी हम जब ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह से हुआ, तो हम पढ़ते हैं कि जो लाइफ है, ज़िंदगी का आगाज़ पानी से हुआ। लाइफ पहला सेल जो था लिविंग सेल वो वाटर में बना। तो कुरान पाक भी इस चीज़ की जो वजाहत करता है कि अल्लाह ताला ने अपनी इस वर्स में बताया है, एक्सप्लेन किया है कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। वी नो डैट वाटर मेक्स द 60 to 70% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। हर सेल का जो लिविंग पार्ट होता है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में 60 to 70% पानी जो है ना वहाँ साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का 60 to 70% पानी बनाता है। इसका मतलब ये है कि हर सेल का ओरिजिन जो है वो पानी से हुआ है। इसीलिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हमारी बॉडीज़ में जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं उनको चलाने के लिए तमाम रिएक्शंस तकरीबन इक्वस या वाटरी मीडियम में होते हैं। तमाम एंजाइम को पानी की ज़रूरत होती है। तो ये इस चीज़ की गवाही है। इससे हमें पता चलता है कि हम जो है हमारा ओरिजिन वाटर से हुआ है। द अबव वर्स hints at the common origin of all living things in water. तो इस जो ऊपर हमने आयत पढ़ी है, इससे हमें पता लगता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही ओरिजिन है। हम तमाम एक ही चीज़ से पैदा किए गए हैं और हमारा कॉमन ओरिजिन है वाटर। वाटर से हम पैदा किए गए हैं। एज अल्लाह हैज़ ऑर्डर्ड ह्यूमन बींग्स टू थिंक एट द हिंट्स गिवन बाय हिम। चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने दिए गए इशारों पर सोचने का हुक्म दिया है। We should study living things so that the mysteries of their origin can be revealed. तो हमें चाहिए कि हम जानदारों का मुतालिया करें ताकि इनकी इब्तिदा, कि इनका ओरिजिन किस तरह हुआ, उसके बारे में हमें पता चल सके, उस चीज़ को हम रिवील कर सकें। सेकंड हमारे पास वर्स है, सेकंड आयत है, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर। अल्लाह ताला ने इंसान को बुझती हुई मिट्टी से पैदा किया। इन अनदर वर्स गॉड सेज, The fashioned we the drop a cloth, then fashioned we the cloth a little lump, then fashioned we the little lump bones, then clothed the bones with flesh. फिर हमने इसको खून का लोथड़ा बनाया और फिर हमने इस लोथड़े को यानी गोश्त की बोटी बनाया। फिर हमने इस बोटी के बाज़ हिस्सों को हड्डी बनाया। फिर हमने हड्डियों पर गोश्त पहनाया। When we think at the hints given in both these verses, we find the events that occurred in the creation of human beings. तो जब हम इन दोनों आयात में दिए गए इशारों को देखते हैं तो हमें इंसान की तख्लीक के दौरान होने वाले वाक़यात का इल्म मिलता है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पैदा किया। अल्लाह आल्सो हिंट्स एट द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा अल्लाह ताला ने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया है अपनी आयात में, जैसा कि ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट प्रोसेस को। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड
अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया या पानी में पैदा किया। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, इनमें से कुछ अपने पेट के बल चलते हैं या रेंगते हैं। अदर वॉक ऑन टू लेग्स, कुछ ऐसे हैं जो अपनी 2 टांगों पर चलते हैं। एंड अदर ऑन 4, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी 4 टांगों पर चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, और अल्लाह जो चाहता है वो पैदा करता है। तो इससे हमें कुछ ना कुछ एवोल्यूशन का भी पता चल रहा है। इसका मतलब ये है कि तमाम जिंदा जानदारों को एक ही कॉमन ओरिजिन से पैदा किया गया। बाद में कुछ जानदारों ने कुछ शक्ल इख्तियार कर ली, कुछ ने कुछ फंक्शंस इख्तियार कर लिए, जिसकी वजह से आज हमारे पास इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइप्स मौजूद है। तो हमें इस कुरान पाक की आयत से क्लियर कट ये पता चल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसी एक कॉमन ओरिजिन से पैदा किया गया है और बाद में इन तमाम जानदारों में चेंजेस आते गए। दिस वर्स डिस्क्राइब द कॉमन ओरिजिन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो सपोर्ट्स द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे हमें कॉमन ओरिजिन का पता चलता है, ऑर्गेनिज्म में वक्त के साथ साथ मॉडिफिकेशंस किस तरह से बेहतरियाँ आती गई। और जब हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें इसमें हेल्प मिलती है कि कुछ क्रीपिंग है, कुछ 2 टांगों पर चलने वाले हैं और कुछ 4 टांगों पर चलने वाले हैं। Thus, Quran hints not only at the origin and development of life but also at many characteristics of living organisms। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी खूबसूरत आयात की मदद से ना सिर्फ हमें ओरिजिन और डेवलपमेंट का बताया है कि लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट हुई है, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियात के बारे में भी हमें हिंट दिया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदान। Muslim scientists have made great contributions to the study of science and we are aware of their success in different fields of science। तो डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स में अपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, बहुत किरदार अदा किए हैं। इनमें से कुछ साइंटिस्ट जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। Here we would summarize the work of जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्मई एंड अबू अली सीना। इनमें 3 जो है हमारी बुक में गिवन है मुस्लिम साइंटिस्ट। इनके काम हम पढ़ेंगे, किस तरह से इन्होंने साइंटिफिक फील्ड में या साइंस की फील्ड में अपने जो है ना रोल प्ले किए हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस इनकी क्या क्या हैं और किस तरह इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के नॉलेज जो है ना हम तक पहुंचाया है। जो आज हम बायो की बुक में प्लांट्स और एनिमल्स के जो उनका नॉलेज पढ़ते हैं, ये बेसिकली इन्हीं साइंटिस्ट की जो है ना मेहनतों से, इनकी जो है काविशों से हमारे पास ये नॉलेज आया है। सबसे पहले है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान वाज बोर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। जाबिर बिन हयान ये वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो ईरान में पैदा हुए और इन्होंने इराक में तिब या मेडिसिन की प्रैक्टिस की। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री एंड आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स। इन्होंने केमिस्ट्री में तजर्बाती तहकीक का अमल मुतारिफ़ करवाया, किस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन करना है केमिस्ट्री में इन्होंने मुतारिफ़ करवाया और इन्होंने बहुत सी पौधों और जानवरों पर किताबें लिखी। इनकी जो फेमस तहरीरें या बुक्स हैं वो अल-नबातात और अल-हैवान हैं। अल-नबातात बुक जो थी इनकी वो प्लांट्स पर और अल-हैवान एनिमल्स पर। अब्दुल मालिक अस्मई ये सेकंड हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। ही इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। ये पहले मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने एनिमल्स, जानवरों पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल से, तफसील से मुताला किया। हिज फेमस राइटिंग्स इंक्लूड अल अबील, अल खैल, अल वहूश एंड खल्कुल इंसान। इनकी जो मशहूर तहरीरें या बुक्स हैं वो हमारे पास ये हैं, MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं। अबू अली सीना ही इज़ ऑनर्ड एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इनको जो तिब है या मेडिसिन क्या बानी या फाउंडर या फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। एंड कॉल्ड एज अवेसिना इन वेस्ट, और मगरिब में इनको अवेसिना के नाम से पुकारा जाता था इनके काम के लिहाज से। ही वाज अ फिजिशियन, वो एक डॉक्टर या तिब थे, फ़िलोसोफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे एंड पोइट। एस्ट्रोनॉमर यानी कि जो इल्म या नजूम जो होते हैं ना उनको हम कहते हैं, जो स्टार्स वगैरह को पढ़ते हैं, और शायर भी थे। वन ऑफ हिज बुक अल कानून फित तिब इज़ नाउन एज कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट। इनकी एक बहुत ही मशहूर किताब अल कानून फित तिब को मगरिब में इल्म तिब के कानून का दर्जा इसको हासिल है। बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इनकी तहरीर को, इनकी बुक को। कुरान एंड बायोलॉजी वाले टॉपिक को स्टूडेंट्स आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है
वर्सेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, आपको उसको लर्न करने की, इन वर्सेस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आयात को आपने एक दफ़ा सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड करना है और MCQs के लिहाज से प्रिपेयर करना है। मुस्लिम साइंटिस्ट को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जानदारों की तंजीम के दर्जात, कि किस तरह से जो ज़िंदा जानदार हैं उनके इज्साम बनते हैं, किस तरह से चीज़ें आपस में इकट्ठी होती हैं, ऑर्गेनाइज होकर एक मुकम्मल जानदार, एक मुकम्मल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म बनाती हैं। तो हम बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो लाइफ को समझने के लिए, ज़िंदगी के मुख्तलिफ प्रोसेसेस को समझने के लिए हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर हम कभी भी लाइफ प्रोसेसेस को या ज़िंदगी का मुतालिया नहीं कर सकते। सबसे पहले है हमारे पास सब एटॉमिक एट एटॉमिक लेवल। जानदारों की तंजीम का सबसे छोटा लेवल एटॉमिक लेवल और उससे छोटा सब एटॉमिक लेवल है। यानी कि तमाम जानदार जो हैं इनके इज्साम बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। फिर ये एटम्स मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसको हम मॉलिक्यूलर लेवल कह रहे हैं। फिर मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलिज और ऑर्गेनेलिज मिलकर सेल बनाती हैं। इसी तरह एक जैसे सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन, मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक मुकम्मल जानदार या एक मुकम्मल ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से एक मुकम्मल ऑर्गेनिज़म बनता है वो लेवल हम पढ़ेंगे। सबसे छोटा लेवल है हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल तमाम जितना भी टाइप मैटर है, जितना भी मैटर की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो जितनी भी हमारे पास मैटर है, चाहे वो सॉलिड में है, ठोस हालत में है, या लिक्विड में है, या गैसियस फॉर्म में है, तमाम टाइप ऑफ मैटर या ऑल टाइप ऑफ मैटर जो है ये एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, एलिमेंट से मिलकर बना है। अब इन रिटर्न एलिमेंट जो है, एलिमेंट ऐसी शय है या ऐसा सब्सटेंस है जो एक जैसे सेल्स पर एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर ऑक्सीजन एलिमेंट है तो इस ऑक्सीजन एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं वो एक जैसे हैं और सारे के सारे एटम ऑक्सीजन के हैं। इस तरह हाइड्रोजन एलिमेंट में जो है तमाम एटम्स हाइड्रोजन के हैं। क्लोरीन एलिमेंट में तमाम एटम्स जो हैं वो हमारे पास क्लोरीन के हैं। तो एलिमेंट हमारे पास ऐसी शय, ऐसी सब्सटेंस है जो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल है और एलिमेंट जो है ये ऑल टाइप ऑफ मैटर में मौजूद हैं। अब एटम जो है, एटम हमारे पास सबसे छोटी चीज़ को हम कह रहे हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम्स क्या हैं? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जिसमें ए का मतलब है नोट और टॉम का मतलब है टू कट, यानी एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि हम इसको मज़ीद तोड़ नहीं सकते। एटम अगर देखें तो एटम खुद 3 छोटे सब यूनिट से, अपने से छोटे यूनिट से मिलकर बना है, जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मिलकर एक मुकम्मल एटम बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ये तीनों हमारे पास फंडामेंटल बुनियादी पार्टिकल्स हैं एटम के। तो सबसे छोटा यूनिट एटम अपने से छोटे एलिमेंट से मिलकर यूनिट से मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने। कुदरती तौर पर 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इन 92 में से जो 16 हैं, इन 92 में से जो 16 हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स मतलब जो ज़िंदा जानदारों के जिस्मों या इनके सामने पाए जाते हैं, हमारी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं, हमारी बॉडी मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो 16 है। ठीक है, इन 16 में से जो 6 हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, हमारे जिस्म का 99% बना रहे हैं, और बाकी जो 10% हैं ये हमारी बॉडी में बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं और बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 8 ओपन करें। यहाँ पे देखें, आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स जो नेचुरली अकरिंग है, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, 16 आर बायो एलिमेंट्स बिकॉज दे टेक पार्ट इन मेकिंग बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मास बनाने में हिस्सा लेते हैं। इनमें से जो 6 हैं ये 99% बना रहे हैं। दीज आर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बाकी जो 10 हैं वो कलेक्टिवली तमाम 10 ये जो है मिलकर ये 1% बनाते हैं। पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ये आपने टॉपिक लर्न कर लेना है।
अपने टॉपिक को में से जो है शॉर्ट क्वेश्चन और आपने MCQs जो है ना वो आप बनाने हैं अपने नोटबुक्स या लूज शीट्स पर। अपने लेसन को बाकायदगी से याद करते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।